एमए उत्तरार्ध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह है वाक्य रचना में परिवर्तन और वाक्य रचना में परिवर्तन के कारण। यहां वाक्य रचना में परिवर्तन किस तरह से होता है एवं परिवर्तन के होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है अन्य भाषा का प्रभाव, दूसरा ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना, तीसरा है स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, चौथा नवीनता, पांचवा बोलने वाले की मानसिक स्थिति में परिवर्तन का होना, छठा है संक्षेप और सातवां है बल के लिए क्रम का परिवर्तन होना। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि वाक्य रचना में परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं होती है। वचन संबंधी परिवर्तन इसमें होता है वाक्य रचना में, लिंग संबंधी परिवर्तन इसमें होता है वाक्य रचना के अंतर्गत, और पुरुष संबंधी परिवर्तन इसमें देखा जाता है, लोप यहाँ पाया जाता है, आगम यहाँ पर पाया जाता है और पद क्रम में परिवर्तन वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ रूपांतरण के जो रूप हैं, इन रूपांतरण के रूपों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अनिवार्य और दूसरा है ऐच्छिक। कुल मिलाकर इस सारे विषय पर हम आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि कल के व्याख्यान में हमने वाक्य रचना का जो आंतरिक और जो बाह्य जो संरचना का जो रूप था उसको हमने देखा, और आज हम वाक्य रचना में परिवर्तन और उस वाक्य रचना के अंतर्गत यहाँ परिवर्तन के होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पुनः रूबरू होने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम वाक्य रचना में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे आखिर कारण कौन कौन से होते हैं। किसी भी भाषा की जो वाक्य रचना है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है, युग और परिस्थितियों के अनुरूप है। उस वाक्य रचना के अंतर्गत यहाँ नित्य नए नए शब्दों का प्रयोग यहाँ होना शुरू हो जाता है और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसी तरह मूल भाषा की तुलना में उससे निकली जो भाषा है उसकी वाक्य रचना में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत वाक्य रचना में कर्ता या कर्म के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता था, किंतु संस्कृत से ही निकली हिंदी में ऐसा प्रभाव पड़ता। अब वहाँ तो लिंग 3 माने गए हैं संस्कृत में और हिंदी में 2 माने गए हैं। यहाँ गच्छति, सीता गच्छति, राम जाता है, सीता जाती है। अब यहाँ वाक्य रचना के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में कौन कौन से कारण होते हैं, परिवर्तन होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उन कारणों को भी यहाँ जान लेना ज़्यादा उचित होगा। किसी भाषा की वाक्य रचना में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नांकित हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अन्य भाषा का प्रभाव। किसी अन्य भाषा के प्रभाव से भाषा की वाक्य रचना प्राय प्रभावित होती है, किंतु ऐसा तभी होता है जब प्रभावित करने वाली भाषा प्रभावित भाषा के बोलने वालों के लिए अत्यावश्यक न होकर उनके शिक्षा अथवा व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग हो। यहाँ मध्यकाल में मुगल दरबार की भाषा कौन सी थी? फारसी। इसके बाद अतः उसका पठन पाठन काफ़ी होता था, इसी कारण उसका हिंदी की काव्य रचना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश में आदर के लिए बहुवचन के प्रयोग की परंपरा विशेष नहीं थी, किंतु फारसी में यह परंपरा पूरी तरह से थी। उसी के फल स्वरूप या प्रभाव स्वरूप हिंदी में यह परंपरा आई, जिसका परिणाम इस तरह से हम हिंदी के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं। मेरा चपरासी आ रहा है, मेरे अध्यापक आ रहे हैं, ये आदर की बात है। की का प्रयोग भी हिंदी पर फारसी प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि वह चला जाए। अंग्रेजी ने भी हिंदी को इसी तरह प्रभावित किया है। कुछ उदाहरण उसके लिए जा सकते हैं। और हिंदी का एक वाक्य है, वह आदमी जो कल आया था चोर था। वह आदमी जो कल आया था चोर था। इस वाक्य में वह अंग्रेजी द की छाया है। यहाँ द मैन हु हैड कम यस्टरडे वाज ए थीफ। हिंदी का प्राकृत वाक्य क्या होगा? जो आदमी कल आया था चोर था।
इसी प्रकार कई संज्ञाओं या क्रियाओं के एक साथ आने पर अंतिम दो के बीच में और का प्रयोग भी हिंदी का पर अंग्रेजी का प्रभाव ही माना जाएगा। यहाँ राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। मैं सेव करूँगा, नहाऊंगा और खाऊंगा। भविष्य काल के लिए अपूर्ण वर्तमान का हिंदी में प्रयोग भी अंग्रेजी का ही प्रभाव माना जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे वाक्य प्राय खूब चलते हैं। प्रधानमंत्री अगले महीने यूरोप जा रहे हैं। पिताजी कल आ रहे हैं। अगले सप्ताह शहर में सर्कस आ रहा है। हिंदी वाक्य रचना पर फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव को विस्तृत रूप से देखने के लिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक हिंदी भाषा का हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव शीर्षक का जो अध्याय है वो हमें देखना होगा। दूसरा कारण हम इसमें मानेंगे कि ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना। ध्वनि परिवर्तन अगर बार बार होगा तो ध्वनि परिवर्तन के बार बार होने के कारण यहाँ जो विभक्तियाँ हैं और जो प्रत्यय हैं भाषा के वो क्या हो जाएंगे, घिस जाएंगे। विभक्तियों के घिस जाने से अर्थ को समझने में कठिनाई होने लगती है। अतः वाक्य में सहायक शब्द, परसर्ग, सहायक क्रिया जोड़े जाने लगते हैं। साथ ही वाक्य में पदक्रम निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत तथा पुरानी जर्मन की तुलना में हिंदी तथा अंग्रेजी में शब्द क्रम निश्चित है। राम मोहन कहता है, मोहन राम कहता है। इन वाक्यों में स्थान के कारण राम एक स्थान पर करता है और दूसरे स्थान पर वो क्या है, कर्म है। संस्कृत में कर्ता राम होता तथा कर्म राम होता। अतः शब्द क्रम के निश्चित होने की आवश्यकता नहीं थी। राम वाक्य में कहीं भी आता कर्ता होता तथा राम कहीं भी आता कर्म होता। तीसरा जो इसका जो कारण है वह है स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग होना। इसके कारण वाक्य में ऐसे अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो आर्थिक या व्याकरणिक दृष्टि से उस वाक्य के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक होते हैं। जैसे कृपया कल आइएगा। आइएगा अपने आप में क्या है, आदर सूचक शब्द है। अतः यहां कृपया की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार ही इज रिटर्निंग बैक में बैक अनावश्यक है। रिटर्निंग ही काफी है, बैक वहां जरूरी नहीं है। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश में विभक्तियों के लुप्त हो जाने पर स्पष्टता के लिए ही परसर्गों का प्रयोग हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में होने लगा। इसके बाद आता है आपका अन्य कारण, चौथा कारण नवीनता। नवीनता के लिए कभी कभी नए नए प्रयोग चल पड़ते हैं। उनके भी वाक्य रचना पद्धति में परिवर्तन आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में मात्र का प्रयोग संज्ञा के बाद होता रहा है। कब? नवीनता के लिए संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होने लगा है। यानी पहले प्रयोग बाद में होता था, अब नवीनता के लिए इसका प्रयोग पहले होने लगा है। मुझे 10 रुपये मात्र चाहिए। मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। अब ये प्रयोग होने लग गया। इसी तरह से ऐसे विशेषण पदबंध जो संज्ञा शब्दों में पहले आते रहते हैं अब वो बाद में रखे जाने लगे हैं। उदाहरण के लिए रात भर की बात, बात रात भर की। 3 दिन की बादशाहत, बादशाहत 3 दिन की। पुस्तकों, रचनाओं तथा फिल्मों के शीर्षकों में इस प्रकार का परिवर्तन खूब प्रचलित हो गया है, यो अन्यत्र भी इसका प्रयोग कम नहीं मिलता है। अगला जो परिवर्तन का जो कारण है जिसको हम मानेंगे वह कारण कौन सा है कि बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन का आना। युद्धकालीन, शांतिकालीन या प्रसन्न व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की जो वाक्य रचना है वो सब अलग अलग तरीके की होगी। वस्तुतः वाक्य रचना वक्ता की मानसिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। और संक्षेप में अगला जो परिवर्तन का कारण मानेंगे वो है संक्षेप। संक्षेप के कारण भी ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे नहीं जाता है, वहाँ कौन से शब्द से काम चल रहा है, कौन से वाक्य से काम चल रहा है, नहीं जाता है, इसमें से लुप्त हो गया है, ये इसका संक्षेप हो गया है। और 7वां जो अंतिम जो कारण है इसका वह है बल के लिए क्रम में परिवर्तन का होना। यानी जाऊंगा
ये किस रूप में प्रचलन में हो गया है? जाऊं तो गा, कानपुर ही, कान ही पुर। अब हम चर्चा करेंगे कि वाक्य की रचना में परिवर्तन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिशाएं होती है। उन दिशाओं के अंतर्गत यहाँ वचन संबंधी परिवर्तन उसमें होता है, लिंग संबंधी परिवर्तन उसमें होता है, पुरुष संबंधी परिवर्तन उसमें पाया जाता है, लोप आगम होता है और पद क्रम में परिवर्तन होता है, और उसके बाद रूपांतरण के रूप होते हैं। ये दो रूप का होता है और अनिवार्य और ऐच्छिक इसके रूप माने गए हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे वाक्य रचना में परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उनके ऊपर। वाक्य रचना में परिवर्तन की मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप या दिशाएं हो सकती है। और सबसे पहली है कि वाक्य वचन संबंधी परिवर्तन। भाषाओं के विकास में वाक्य रचना में वचन संबंधी परिवर्तन प्राय हो जाते हैं। संस्कृत में द्विवचन भी था, अतः दो के लिए अलग कारकीय रूप होते थे और उसके साथ क्रिया के द्विवचन के रूप प्रयुक्त होते थे। आते आते हिंदी के अंतर्गत द्विवचन का लोप हो गया तो दो की संज्ञा बहुवचन कारकीय रूप में लगाकर द्विवचन का भाव व्यक्त किया जाने लगा। जैसे संस्कृत में तो क्या कहते हैं? तो संस्कृत में ये जो शब्द है तो, और हिंदी के अंतर्गत हम इसको किस रूप में कहेंगे? वे दो बालक हो। संस्कृत में बालक हो कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? दो बालक। किंतु क्रिया रूप द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयुक्त होने लगे, यानी दो बालक आए हैं। पुरानी हिंदी में आदर के लिए भी एक वचन की क्रिया तथा एक वचन के विशेषण का ही प्रयोग होता था, किंतु अब हिंदी में आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग वर्मा नौकर अच्छा है, वर्मा अध्यापक अच्छे हैं होता है। अंग्रेजी में यू, वाई और यू मूलतः क्या है? बहुवचन है, किंतु अब एक वचन में ये प्रयोग में लिया जाता है। हिंदी तुम की ठीक यही स्थिति है। जैसी यू की स्थिति है वैसे हिंदी का जो तुम शब्द है उसकी वैसी स्थिति है। यहाँ दूसरा जो कारण है दिशाएं जो है वो क्या है? लिंग संबंधी परिवर्तन। संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती थी, किंतु हिंदी में परिवर्तित होती है। जैसे राम गच्छति, राम जाता है, सीता गच्छति, सीता जाती है। पहले हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग था, अब हम जा रही हैं। अब प्राय लड़कियां और महिलाएं प्रयोग करने लगी हैं, हम जा रहे हैं। पंजाबी लोग हिंदी में माताजी आ रहे हैं जैसे प्रयोग करते हैं जो अशुद्ध है। माताजी आ रही हैं ये नहीं कह करके वो कैसा प्रयोग करते हैं? माताजी आ रहे हैं। तीसरी जो दिशा हम मानेंगे वो है कौन सी? पुरुष संबंधी परिवर्तन। पहले प्रयोग चलता था, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, अब अंग्रेजी के प्रभाव से सुनने में आने लगा है राम ने कहा कि वह जाएगा। लोप, चौथी जो दिशा है इसकी वह है लोप। पूर्ववर्ती प्रयोगों में कुछ लुप्त हो जाने से वाक्य अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं। जैसे हिंदी में प्राचीन प्रयोग राम नहीं आता है, नया प्रयोग राम नहीं आता। प्राचीन प्रयोग क्या है? राम नहीं आ रहा है। नया प्रयोग क्या है? राम नहीं आ रहा। प्राचीन प्रयोग आंखों से देखी घटना और नया प्रयोग आंखों देखी घटना। प्राचीन प्रयोग क्या मानेंगे हम? वह पढ़ेगा लिखेगा नहीं। नया प्रयोग क्या मानेंगे हम? वह पढ़े लिखेगा नहीं। आगम भी इस दिशाओं के अंतर्गत माना जाता है। तो वाक्य रचना परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उनमें आगम भी होता है। अतिरिक्त शब्दों के आ जाने से वाक्य बड़े हो जाते हैं। जैसे हिंदी में पुराना प्रयोग था, राम ने कहा मैं जाऊंगा, फारसी प्रभाव के कारण किया आ गया है, और राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। हिंदी का प्राकृत प्रयोग आ गया है, जो लड़का आया था चला गया। अब अंग्रेजी प्रभाव के कारण एक अतिरिक्त शब्द वह प्रयुक्त होने लगा है, वह लड़का जो आया था चला गया। छठी जो दिशाएं हम इसकी माने ये छठी जो दिशाएं परिवर्तन की जो वाक्य रचना परिवर्तन की जो दिशाएं हैं छठी, वह है पदक्रम में परिवर्तन। वाक्य रचना इससे भी प्रभावित होती है। विभक्ति, लोप, नए प्रयोग आदि के कारण पदक्रम में परिवर्तन होता रहता है।
संस्कृत और हिंदी की तुलना करें तो संस्कृत में पदक्रम बहुत निश्चित नहीं था, किंतु हिंदी में वह काफ़ी निश्चित हो गया है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इधर हाल में ही हिंदी में पदक्रम संबंधी कई परिवर्तन हुए हैं। दो का उल्लेख तो ऊपर किया जा चुका है, हम बता चुके हैं। मात्र संज्ञा के पूर्व प्रयोग मात्र 10 रुपये, विशेषण पदबंध का संज्ञा के बाद में प्रयोग होना। दुल्हन एक रात की, ये फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की। बल देने के लिए हिंदी में पदक्रम में काफ़ी परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे घर आज जाऊंगा, आज घर जाऊंगा, आज जाऊंगा घर, ही शब्दों के बाद आता रहा है। अब कभी कभी शब्दों के बीच में भी सुनने में ये आता है। कानपुर जाना है, कानहीपुर जाना है, तो की भी यही स्थिति है। जाऊंगा तो, किंतु आज नहीं, जाऊं तोगा किंतु आज नहीं। रूपांतरण, यहाँ अब हम रूपांतरण पर चर्चा करेंगे कि रूपांतरण के जो रूप हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो अनिवार्य रूपांतरण होता है और एक होता है ऐच्छिक रूपांतरण। यहाँ आधारभूत या बीज वाक्य में रूपांतरण करके रूपांतरित वाक्य बनते हैं। और चामस्की के अनुसार बोलने के पहले कुछ मूलभूत चीज़ें मनुष्य के मस्तिष्क में आती है तथा उनमें रूपांतरण करके व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनाए जाते हैं। यदि ऐसा रूपांतरण न करें तो जो वाक्य बनेगा अशुद्ध और अव्यावहारिक या अव्याकरणिक वाक्य होगा। ऐसे रूपांतरण को अनिवार्य रूपांतरण हम कहेंगे। और उसके बाद अपनी इच्छा से जो रूपांतरण किए जाते हैं वे ऐच्छिक रूपांतरण के नाम से कहलाए जाते हैं। इन्हें वक्ता चाहे तो करे और न चाहे तो वो न करे। उदाहरण के लिए कोई कहना चाहे कि राम स्कूल जाता है, तो उसके मस्तिष्क में संज्ञा पदबंध प्लस क्रिया पदबंध पहले आता है। संज्ञा के पदबंध में राम तथा क्रिया के पदबंध में सहायकता है, क्रिया जा, तथा दूसरा संज्ञा पदबंध स्कूल है। सहायक में काल पहले आएगा फिर वर्तमान। क्रिया में जाना तथा क्रिया पदबंध में दूसरा संज्ञा पदबंध स्कूल। इसके बाद प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना के नियमों के अनुसार इसमें अनिवार्य रूपांतरण होगा। और तब अंग्रेजी राम गो टू स्कूल से राम गोज टू स्कूल, या हिंदी में इन्हीं के आधार पर राम स्कूल जाता है बनेगा। इस प्रकार के रूपांतरण अनिवार्य होते हैं। इनसे कृतवाच्य के सामान्य निषेध बोधक या प्रश्न बोधक वाक्य बनते हैं। फिर ऐसे वाक्यों से जो रूपांतरण करके क्रम वाच्य तथा भाववाच्य के मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य आदि बनते हैं। ऐसे रूपांतरण ऐच्छिक रूपांतरण के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कह सकता है राम ने पत्र लिखा, या फिर यदि वह चाहे तो इसका कर्म वाच्य बनाकर वह इस तरह से भी इसको कह सकता है पत्र राम के द्वारा लिखा गया, पत्र राम के द्वारा लिखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान के साथ ही आपका जो वाक्य विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक था वह समाप्त होता है। और अब अगले व्याख्यान के अंतर्गत आपको अन्य जो विज्ञान है उस विज्ञान के बारे में, भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के अंतर्गत अन्य जो विज्ञान है उस विज्ञान के बारे में आपको विस्तृत रूप में यहाँ उदाहरण सहित बतलाया जाएगा। धन्यवाद।